नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। एक बार फिर से बात पाकिस्तान की होगी, उसी पाकिस्तान की जिनके घर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पहुंचकर जब आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई तो पाकिस्तान ने उन्हें ब्लैकआउट कर दिया। आपको बता दें कि वहां के तमाम न्यूज चैनल्स, यहां तक कि भारतीय न्यूज चैनल्स पर भी बैन लगा दिया गया। और आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर हालांकि तमाम चीजें बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन आवाजें उठाई जा रही हैं। और खास तौर से आतंकवादियों ने जिस तरीके से राजनाथ सिंह के दौरे का विरोध किया, उसे लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों आखिर पाकिस्तान और उनके आतंकवादी इतना तिल मिलाए हुए हैं। सवाल यह भी कि क्या वाकई में बुरहान वानी शहीद था जिस पर राजनीति पाकिस्तान कर रहा है। सवाल यह भी कि बलूचिस्तान में और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, सिंध में जिस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, पाकिस्तान उनके बारे में कभी सोचता है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी कि क्या भारत को अब रणनीति बदलने की जरूरत है, और जिस तरीके से पाकिस्तान की गतिविधियां लगातार नजर आ रही हैं, क्या उसकी बुनियाद दो ही चीजों पर टिकी हुई है, एक भारत का विरोध और दूसरा कश्मीर। अगर ये दोनों ही मुद्दे हाथ से चले जाएं तो पाकिस्तान का क्या होगा? चर्चा इस विषय पर करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। पहले यूनाइटेड नेशन ने धिक्कारा, फिर अमेरिका ने उल्टे पांव भगाया और अब हिंदुस्तान ने घर में घुसकर लताड़ा। सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान की फजीयत हो गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक पर ऐसा आईना दिखाया कि पाकिस्तान तिलमिला उठा। बौखलाहट ऐसी थी कि राजनाथ के भाषण का प्रसारण तक नहीं करने दिया गया। भारतीय पत्रकारों को कवरेज से दूर रखा गया, लेकिन ऐसा करके भी पाकिस्तान राजनाथ की आवाज को दबा नहीं सका। पठानकोट, मुंबई और ढाका जैसे आतंकी हमलों पर राजनाथ ने पाकिस्तानियों को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। आतंकियों का महिमा मंडन करते हो और अपने आप को इस्लामिक देश कहते हो, एक घोषित आतंकवादी को शहीद बताते हो। ये कैसा पाकिस्तान है जहां सब कुछ नापाक है? गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म नहीं होता। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। आतंकवाद पर गृह मंत्री की हुंकार को सार्क देशों ने भी समर्थन किया। ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय गृह मंत्री ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवाद पर पाकिस्तान को नंगा कर दिया हो। राजनाथ के फायरवॉर से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि वो मेहमान नवाजी भी भूल गया। और शायद यही वजह रही कि सार्क की बैठक खत्म होने के बाद राजनाथ ने वहां लंच भी नहीं किया। जो होस्ट थे वहां के गृह मंत्री जी ने, उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया, लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। तो मुझे भी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं डिप्टी चेयरमैन सर कि मुझे इसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है। मैं वहां भोजन करने नहीं गया था। पाकिस्तान को उसी के घर पर पटकनी देने के बाद राजनाथ दिल्ली लौट आए। मेजबान ने मेहमान से कैसा व्यवहार किया, इसका कोई मलाल नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद तो दिलाई। आतंकवाद पर उसी के घर में थप्पड़ तो मारा। संसद में जब गृह मंत्री ने पूरी घटना बताई, सभी सांसदों ने राजनाथ के इस कदम की सराहना की और सभी ने एक सुर में पाकिस्तान की निंदा की। हो भी क्यों ना, उसने ऐसी हरकत जो की है। पाकिस्तान का आतंक प्रेम जगजाहिर है। क्या हाफिज सईद, क्या सलाउद्दीन, लखवी और मसूद अजहर जैसे आतंकी भी वहां खुलेआम घूमते हैं। हमने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की लाखों कोशिशें की, लेकिन बस अब नहीं, बहुत हो गया। अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर, पाक अधिकृत कश्मीर पर, क्योंकि पीओके में जो भी कुछ हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पाकिस्तान से ही नहीं, पूरी दुनिया से बार बार भारत कहता रहा है कि चरमपंथ या फिर आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जैसी कोई चीजें नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान अपने फायदे के लिए आतंकवादियों को इस्तेमाल करता रहा है, और जब उनकी बाचा खान यूनिवर्सिटी या फिर आर्मी स्कूल पर जो हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तिल मिलाता हुआ नजर आया। हालांकि उम्मीद हम ये कर रहे थे कि शायद इसके बाद उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस नजर आएंगे, लेकिन अब भी वही ढाक के तीन पात, फिर से वहां पर आतंकवादियों को अपने नफा नुकसान
की इस तरह से पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल हरनाल हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष पंत है सीनियर जर्नलिस्ट, डॉक्टर एस.के. दत्ता हैं विदेशी मामलों के जानकार। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। डॉक्टर दत्ता, ये बात तो भारत बहुत पहले से कहता रहा है, चाहे वो अमेरिका के बारे में हो या फिर पाकिस्तान के बारे में हो, कि आतंकवाद आतंकवाद है, बुरा और भला नहीं। बेशक भारत ने हर प्लेटफॉर्म पे हमेशा यही बात कहा है कि आतंकवाद का कोई भाषा नहीं होता है। आतंकवाद का भाषा अगर है तो वो टेरर ही है और खून है और रक्तपात है, इसके सिवा कुछ नहीं है। कोई गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता है। तो ये तो पूरा दुनिया भी मानती है भारत के जो ये डेफिनेशन है, और दुनिया में भी कहीं ना कहीं पे कंसेंसस है इस पूरे चीज़ को लेके जी। हाँ, अगर मदर ऑफ टेररिज्म जो आतंकवाद का जो जननी है पाकिस्तान, वो अगर ये भाषा अगर अपनाने लगे तो उसका जो पूरा छिचौड़ापंथी है और उसके साथ साथ जो आतंकवाद को जो कहीं ना कहीं पे मदद देता है और एक फिलॉसफी के हिसाब से पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, उस पूरे चीज़ से वो बेनकाब हो जाएगी जी। और इसी के चलते पाकिस्तान हकीकत को जानते हुए भी किसी भी कीमत पे इस भाषा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तमाम चैनलों में लगातार कहता आया हूँ और आपके चैनल पे भी आज मैं ये बात कह रहा हूँ कि सार्क के सम्मेलन में जिस तरह का गंदगी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और तमाम नेताओं ने दिखाया है और जिस हिसाब से वायलेशन ऑफ द सार्क चार्टर को करते हुए कश्मीर के मुद्दे को और उठाने की जी जान से कोशिश की है, वो अपने आप में पाकिस्तान का जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। और मुझे तो आज के डेट में लगता है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है और वहाँ के जो कुख्यात आतंकवादी जितने सारे हैं, मैं उनका नाम लेना भी घृणा समझता हूँ उन सब आतंकवादियों का। मुझे लगता है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अगर डेफिनेशन अगर मुझे देना है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शायद इलेक्टेड आतंकवादी हैं और बाकी जो है वो लोग अनइलेक्टेड आतंकवादी हैं। और सरेआम सड़क पे जिस हिसाब से खुला छूट है आतंकवादियों का और जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार बयान, इलेक्टेड आतंकवादी की जो अनइलेक्टेड आतंकवादी हैं वो सुनते हैं क्या? ये सुनते नहीं है। इलेक्टेड आतंकवादी के जो मजबूरी है वो इस तरह से कठपुतली है। वहाँ के जितने सारे आतंकवादी स्तंभ हैं पाकिस्तान के, चाहे वो ISI हो, चाहे वो पाकिस्तान के आर्मी हो या फिर जितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर तमाम जितने सारे रेडिकल संस्थाएं हैं, इन सब में कोई अंतर नहीं है और कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान पे जो एक नकाब था एक पपेट डेमोक्रेसी का, और ये दिखाने के लिए दुनिया में कि हम लोग भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसके जो मुखिया जो अभी तक इनके ये तमाम जितने सारे संस्थाएं हैं इनके इशारे पे जो काम करते थे, आप वो खोलेआम आपने मतलब कि सर बुलंद करके और छाती को बुलंद करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी उतना ही समर्थक हूँ टेरर का जितना कि बाकी सारे आतंकवादी संगठन या फिर आतंकवादी लोग हैं। और जिस हिसाब से नवाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर जिस तरह की बातें की है, मुझे खुशी इस बात की और ज़्यादा होती अगर हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ जी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कश्मीर भारत का इंटरनल इशू नहीं है और डिस्प्यूटेड है, तो मुझे इस बात की और ज़्यादा अच्छा लगता अगर वहाँ पे अखंड भारत की भी बात अगर राजनाथ जी अगर उठा देते और वहाँ पे अगर कहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो उस दौरान 1948 में राजा हरि सिंह और भारत के बीच में हुआ था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी, उसको अगर आप लोग कहीं ना कहीं पे विवादित मानते हो या फिर उसको अगर आप लोग मान्यता नहीं देते हो, सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स और सारे अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज को नज़रअंदाज करते हुए, तमाम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्स को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान अगर एक लेजिटिमेट ट्रीटी को अगर डिस्प्यूटेड करार करने की कोशिश करती है, तो मैं समझता हूँ कि उस दिशा में भी फिर भारत को भी ये कहना चाहिए कि हम लोग भी वो माउंटबेटन प्लान को नहीं मानते हैं और वो जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है उसको नहीं मानते, यानी कि भारत के सोच में फिर पाकिस्तान अपने आप में डिस्प्यूटेड है।
ठीक है पीयूष पंत जी, अगर इस पूरे मामले को हम देखें, जिस तरीके से साख सम्मेलन में राजनाथ सिंह का जाना, वहां से बिना खाना खाए वापस लौट आना और वहां पे मीडिया का अलाउड ना होना, किसी भी चीज को जिस तरीके से भाषण शुरू हुआ उसको रोक देना, ये तमाम चीजें क्या दिखाती हैं? पाकिस्तान सच में डरा हुआ है, घिरा हुआ है, परेशान है? नहीं, देखिए ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि वही जो रिश्ते जो भारत और पाक के हमेशा से रहे हैं कि खट्टे और मीठे रिश्ते जो रहे हैं, एक दूसरे को जो है पे आक्षेप लगाना और फिर पलट जाना, क्योंकि वो उसको आतंकवादी कहता है, वो कहता है कि वो प्रश्रय दे रहे हैं, वो कहता है कि आप पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये आरोप लगते हैं। देखिए, लेकिन खास बात है जिस तरह से राजनाथ सिंह गए सार्क सम्मेलन में जी। तमाम इसके बावजूद कि वहाँ माहौल ये क्रिएट किया गया कि जैसे कि वहाँ प्रोटेस्ट होगा आतंकवादियों द्वारा, हाफिज सईद द्वारा, ये पूरा का पूरा, और ये यहाँ तक उसने डिमांड भी करी कि पाकिस्तान को जो है बैन कर देना चाहिए उनका विजिट को। लेकिन इसके बावजूद जो गए राजनाथ सिंह जी, और उन्होंने जो वहाँ जाके बात करी, उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादी पनप रहे, पाकिस्तान जिस तरह उनको सपोर्ट दे रहा है, तो ये एक बड़ी बात है जिसका महत्व है कि उनके ही घर, वैसे देखिए मोदी जी जो है लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। यूएन में उन्होंने उठाया था, जब अफगानिस्तान के संसद पे गए थे वो इनॉग्रेशन करने वहाँ पे, तब उन्होंने पाकिस्तान को बोला था कि सेंचुरी ऑफ टेररिज्म है। तो मोदी जी ये बात बहुत करते हैं, लेकिन उन्हीं के घर पे जाके उनके लिए कहना कि हाँ आप जो है आतंकवाद को जिस तरह से प्रश्रय दे रहे हैं और आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और आतंकवादियों के माध्यम से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर ब्लैकआउट हुआ है, इसमें भी अभी थोड़ी सी जो है कि कंट्रोवर्सी है कि जहाँ तक भारतीय सरकार की तरफ से जो एक आया कि भाई वो ये एक वहाँ पे कस्टम है कि जो होस्ट कंट्री होती है उसी का जो है वो स्पीच वो होती है कि वो वहाँ दिखाई जाती है, बाकी लोगों की स्पीच रिकॉर्ड होती है बट वो दिखाई नहीं जाती है। लेकिन सम्मेलन के ठीक बाहर आतंकवादियों का इस तरीके से प्रदर्शन, जिस तरीके से वहां पर कोशिशें हो रही थी, और आपने सुना सलाउद्दीन से लेकर के हाफिज सईद तक के बयान कि किस किस तरीके से वहां के लोगों को बरगलाने की वो कोशिश कर रहे थे, क्या क्या बातें उन्होंने राजनाथ सिंह के बारे में कही, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम नाराजगी, खुलेआम विरोध प्रदर्शन। निश्चित रूप से देखिए पाकिस्तान का स्वभाव है, ऐसा वो करता है। आपको याद होगा जब मोदी जी ढाका गए थे और उन्होंने जो है कि 1971 वॉर को लेके जो है पाकिस्तान के बारे में बात कही थी, उसके बाद लगातार पाकिस्तान में इस तरह की आवाज़ें उठ रही थी, यहाँ तक कि इमरान खान ने भी जो है प्रधानमंत्री मोदी की बहुत आलोचना करी थी। तो पाकिस्तान जो और हिंदुस्तान के बीच में ये तू मैमे की लड़ाई लगातार चलती रहती है। हाफिज सईद को प्रश्रय दे रहे हैं, ये सबको पता है। तो और उसके क्योंकि उनके लिए आतंकवाद एक उनके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैंने पहले कहा कि क्या बुनियाद उनकी उसी पर टिकी हुई है। कश्मीर और आतंकवाद के अलावा, भारत विरोध के अलावा कोई अपना मुद्दा या कोई अपना अस्तित्व पाकिस्तान का नहीं है क्या? मैं यहाँ पर ब्रिगेडियर हरनाल आपसे ये पूछूंगी, जिस तरीके से हमारे तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते रहे कि यहाँ पर पैरेलल दोनों चीजें चलनी चाहिए, एक तरफ बातचीत की कोशिश और दूसरी तरफ हमारी दूसरी एक होता है कि जब तक आप बातें समझ नहीं रहे तो आपके लिए दूसरा रास्ता भी इस्तेमाल किया जाए। सवाल अब यह कि भारत ने बहुत लंबे समय से, जैसा कि हमारे हर एक राजनेता ने कोशिश की है प्रधानमंत्री बनने के बाद, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधार लिया जाए, वही कोशिश नरेंद्र मोदी ने भी की, लेकिन रिजल्ट हम सब देख रहे हैं हमेशा की तरह वही ढाके तीन पात। जो रिश्ते सुधारना चाहता ही नहीं तो उसके साथ इतनी कोशिश क्यों? जी, तो जैसे बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जैसे कि आपने कहा कि इस प्रक्रिया के साथ, बातचीत के साथ मिलिट्री एक्शन भी बिल्कुल चलता रहना चाहिए, जैसे कि चल रहा है। जैसे कि बुरहान वानी को मारा और ये सलाउद्दीन वगैरह को, और जैसे कि हम बर्मा में रेड आतंकवादियों को मारने के लिए बर्मा के अंदर जाके करें दो, वैसे ही पाकिस्तान में भी हमें मालूम है इनके टेरर कैंप वगैरह का है, हमको ये सब रेड करने चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए दोनों। लेकिन आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें देखने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक डिक्लेयर टेररिस्ट स्टेट है। यूएन ने बोल दिया है कि जो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान था, उसकी सारी ज्यूरिसडिक्शन खाली एलसी पे खत्म हो जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने आतंकवादी पाले हुए हैं जिनके 10,000 $10,000 सिर पे इनाम है, उनको ये ओपनली परेड कर रहे हैं। $300 बिलियन का लोन जो अमेरिका ने देना था वो बंद कर दिया, किस लिए? क्योंकि आतंकवादी हैं। तो इंटरनेशनल स्तर पे और क्या इससे बुरा हो सकता है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ये सार्क समिट में भी। तो फिर ये पूरी कार्रवाई शुरू रहनी चाहिए। पूरी दुनिया में आजकल देखिए, आज जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम जरूर जुड़ा है। या पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन है,
या यहाँ पाकिस्तान से से जाके बैठ कहीं गया बसा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल, ट्रेनिंग मिली है, या 100%। यहाँ से मदद हुई है, या यहाँ से तमाम चीजों को बिल्कुल, गाइड किया गया है। बिल्कुल। मिस्टर दत्ता, एक और चीज समझ में नहीं आती, बुरहान वानी को लेकर जो कश्मीर में हमने हालात देखे, इसके बाद आपको याद होगा कि बार बार बुरहान वानी का नाम लेकर ब्लैक डे मनाना हो, या फिर ये कहना हो कि वहाँ कश्मीरियत की हत्या हो रही है, वहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जो घोषित आतंकवादी था, वो इन्हें इनोसेंट कैसे नजर आ रहा है, एक तो ये चीज समझ में नहीं आई। दूसरी बात, अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालत देखिए, 14 लोगों की वहां सरेआम हत्या हुई है इलेक्शन के दौरान, सेना को लगाकर वहां पर इलेक्शन कराया गया है। आप बलूचिस्तान की बात करिए, आप सिंध की बात करिए, तो क्या भारत को अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं बदलना चाहिए? यूएन में जब ये जाकर दुखड़ा रोते हैं तो इन तमाम ह्यूमन राइट्स की बात भारत भी करे। ये बेशक भारत को करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया कि भारत इन तमाम विषयों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उठाए और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे उठाए। और जिस हिसाब से पाकिस्तान लगातार बोलता है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जिस तरह का फ्रीडम स्ट्रगल और पाकिस्तान से अलग होने के लिए जो बलूचिस्तान में जो मुहिम छेड़ा हुआ है, या फिर सिंध में है, या फिर पख्तूनिस्तान में है, गिलगिट बल्तिस्तान में है, या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, सारे जगह पे तो हर कोई आज़ादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से। सिर्फ पंजाब के प्रोविंस को छोड़ के, जो वेस्ट पंजाब है उसको छोड़ के हर कोई, जितने सारे प्रांत है पाकिस्तान में, कोई भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है कि भारत को ये तमाम चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए। और जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे, एक सिस्टमेटिक वे में जिस हिसाब से एथनिक क्लेंजिंग किया जा रहा है वहाँ पे, वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। और वहाँ के तमाम जितने सारे संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, या फिर वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पे भारत की तरफ गुहार लगा रहे कि समर्थन दे या फिर मदद करे। तो मुझे लगता है कि सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए भारत को ये तमाम चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उठाने की बहुत ज़रूरत है जी। जहाँ बात आती है बुरहान वानी की, या फिर बाकी जितने सारे कुख्यात आतंकवादी जो हाल ही में मारे गए हैं, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की जो रणनीति है कश्मीर के तरफ या फिर कश्मीर के चीज़ों को लेके, वो सटीक दिशा में रणनीति है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाता है कश्मीर में, अब हाल ही के घटनाक्रम को अगर उठा के देखा जाए तो मैं मानता हूं कि सेपरेटिस्ट जितने हैं उन लोगों को भी ऐसे खुला छूट देने की जरूरत नहीं है, उनको भी बख्शा ना जाए, क्योंकि वो लोग ही बेसिकली मेन नासूर है इन सब चीजों का। और जो फॉडर जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो चारा जो देता है, या फिर जो आइडियोलॉजी या फिर डॉक्ट्रिनेशन जो होता है, वो यही लोग करते हैं। वो भी उतना ही देशद्रोही है जितना कि ये तमाम कुख्यात आतंकवादी। हम इस पर भी बात करेंगे। अलगाववादियों की आप बात करें, सवाल आपने कई बार ये भी देखा होगा उठे कि इन अलगाववादियों के बच्चे आखिर हैं कहाँ, जरा इनसे भी तो पूछे कि विदेश में बैठकर वो क्यों इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाकी के बच्चों को बर्बाद करने के लिए क्यों यहाँ पर तमाम चीजों की साजिशें रची जा रही हैं। हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि आखिर राजनाथ सिंह ने संसद में कहा क्या है। कि दक्षिण एशिया में शांति और खुशहाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा खतरा भी आतंकवाद ही है। मैंने इस बुराई को जड़ सहित उखाड़ फेंकने का पक्का संकल्प करने का आह्वान किया। सार्क के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद को न तो ग्लोरीफाई करें, न ही पैट्रोनेज दें। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले, इस हेतु मैंने कहा कि जरूरी है कि न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध, बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। तो पाकिस्तान में होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ बहुत ही साफ साफ इशारा राजनाथ सिंह ने कर दिया था, और यही शायद वजह है कि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। हालांकि तिलमिलाने की वजह एक और है, जिस तरीके से सरकार के आने के बाद एक के बाद एक खूंखार आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है, आतंकवादी संगठन उससे ज्यादा परेशान है। एक छोटे से ब्रेक लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि राजनाथ सिंह ने सार्क सम्मेलन में आखिर सुझाव क्या दिए, साथ ही बात करेंगे अलगाववादी और आतंकवादियों की भी। बने रहें आप हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में ही रहकर। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जब पाकिस्तान से राजनाथ सिंह वापस चले आए तो इसके बारे में निसार खान ने क्या कहा है, जरा सुनिए आप। मैं इस मीटिंग को इसका जो मकसद है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहता। मैंने ये भी कहा, मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूं अपने आप कि ऐसे भी ममालिक हैं जहां रिलीजियस परपेटेटर्स ने दहशतगर्दी की है, वो आज भी खुला फिर रहे हैं। आपको समझ जाना चाहिए, मेरी वजाहत करने की जरूरत नहीं है। और फिर आप अल्फाज के तीरों से अगर आपका मकसद है कि मकसद हल हो जाएगा तो नहीं होगा। मैंने कहा कि सिर्फ इन जगहों पे दहशतगर्दी नहीं हुई, आर्मी पब्लिक स्कूल में भी दहशतगर्दी हुई। लाहौर के वो उस पार्क क्या नाम है, गुलशन इकबाल पार्क में भी हुई। मैंने कहा कराची में होती है, बलूचिस्तान में होती है, केपीके में होती है। उसको भी इस तरह ही आप उसका भी इस तरह ही मजम्मत करें। मैंने कहा हमारे मुल्क में ब्लेटेंट फॉरेन इंटरवेंशन हो रही है, उसका भी जिक्र होना चाहिए। मगर हमने ये क्या किया, हमने इसका वावेला नहीं मचाया। ये मेरी वहां तकरीर थी। मैंने कहा इनका हल क्या है कि जब भी कॉन्फ्रेंस आई हम एक दूसरे पर फिंगर पॉइंटिंग करें और इल्जामात की बौछार करके उठ के चले जाएं। मैंने कहा ये हल नहीं है। इसका हल ये है कि हम बैठकर मुज़ाकरात करें। अगर आपको हम पे रिजर्वेशन हैं, हमें आप पे रिजर्वेशन हैं, तो सिर्फ ये मुंहमारी होती रहेगी या हम बैठकर मसले का हल तलाश करेंगे? तो मुझे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान तो हर वक्त डायलॉग और डिस्कशन के लिए तैयार है, मगर विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। दरवाजे पाकिस्तान ने बंद नहीं किए। जिन मुल्कों ने दरवाजे बंद किए हुए हैं डिस्कशंस के, वो रिफ्लेक्ट करें कि आर दे सीरियस अबाउट द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो चौधरी निसार अली खान जो कि पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, जब हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह वापस चले आए, हालांकि भारत का उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा भारत की ही तरफ था। सवाल है मिस्टर दत्ता, एक वो आदत जब आप अपने घर में खुद ही आग लगा ले और एक वो जब आप लगातार जानबूझकर दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करें। तो जब आप जानबूझकर अपने घर में आग लगाएंगे तो सब जानते हैं कि कितना नुकसान होगा। आतंकवाद से आपके यहाँ नुकसान हुआ, वो आप ही की उपज थी। हालांकि इसका दुख भारतीयों को भी हुआ, भारत सरकार को भी हुआ। आप अगर भस्मासुर खड़ा करते हो और वो भस्मासुर अगर आपको भस्म कर देता है तो दुनिया मातम मनाए क्या इस चीज के लिए? आप खुद जिम्मेदार हो इस चीज के लिए। आपको किसने कहा था भस्मासुर खड़ा करने के लिए? दुनिया भर में जब आप एक्सपोर्ट करते रहे आतंकवादी, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको। और जैसे ही उन लोगों ने पलटवार किया है आपके ऊपर और आपके देश के अंदर वायलेंस शुरू कर दिया है सरकार के विरोध में, आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के विरोध में, तब तो आपको वो बातें चुभने लगी। और ये चीज़ का ज़रा अगर वहाँ के गृह मंत्री अगर जवाब देते और उसके लिए अगर मानते कहीं ना कहीं पे कि हाँ हम लोगों से स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है, जिस तरह से हम लोगों ने शुरू में पनपने दिया है आतंकवादियों को और आज भी पनपने दे रहे, वो ही कारण है कि आज पाकिस्तान खुद भी चारों तरफ से आतंकवादी संगठनों के अंदर घेर गया है। और आतंकवादी संगठन या फिर खुक्काक आतंकवादी आज वहाँ के तमाम जितने पॉलिसीज है, सरकार के पॉलिसीज, उन सबको डिक्टेट करता है। पाकिस्तान के आर्मी भी इस चीज से अछूत नहीं है, ISI भी अछूत नहीं है। वहाँ के तमाम जितने सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट और सामाजिक इंस्टीट्यूशंस है वो भी अछूत नहीं है। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अछूत नहीं है। तो कारण तो उनके अंदर खुद है ना कि उन्होंने पैदा किया है ये सारी चीजें। उसके लिए मातम अगर मनाना है तो उनको खुद को मातम मनाना चाहिए, ना कि दुनिया को मातम मनाना चाहिए। और वो सलूशन भी उनको खुद को ही निकालना पड़ेगा। और अगर वो सीरियस है तब पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है कि वो चाहता है कि अपना तो मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाए और बिखर जाए, फिर भी आतंकवाद का जो एक आइडियोलॉजी है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको बरकरार रखेंगे और उसको पालते रहेंगे। हाँ। यहाँ पे वहाँ के होम मिनिस्टर और वहाँ के प्रधानमंत्री का दुख इस बात का भी है कि भारत
केवल भारत ही नहीं है, आप साउथ एशिया में जो उसके इन सब गंदे रणनीतियों का विरोध करता है। अब भारत के साथ साथ दो और मुल्क खड़ा हो गया है उनके इस आइडियोलॉजी के विरोध में, वो है बांग्लादेश जो अपने आप में एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है, और उसके साथ साथ श्रीलंका भी सरेआम विरोध कर रहा है पाकिस्तान के इन सब रणनीतियों का। नेपाल ने बहुत बार पहले भी विरोध कर चुका है और मालदीव्स ने भी बहुत बार विरोध किया है। अफगानिस्तान सरेआम विरोध कर रहा है, और अफगानिस्तान तो सरेआम कहता है कि हम लोगों का अगर दुश्मन अगर है तो वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। हाँ। तो इसलिए मैं उनका दुख और दर्द समझता हूं, और सहानुभूति भी है उनके दुख और दर्द के लिए, क्योंकि चारों तरफ से जिस तरह से थूथू हो रहा है उनके ऊपर, वो चीज को वो हजम नहीं कर पा रहे कि आखिर थूक कहां से ले वो। लेकिन तो वो मेन चीज है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है पीयूष पंत, आप मिस्टर दत्ता, जिस तरीके से हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, पीयूष जी जवाब आप दें मुझे, जिस स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने खुद ही तमाम चीज़ों को जगह दी है, खुद ही उनको पाला पोसा है, अब उन्हीं के लिए भारी पड़ रही हैं चीज़ें। बाचा खान यूनिवर्सिटी और आर्मी स्कूल, ये दो इतनी बड़ी घटनाएं। गुलशन पार्क जो उन्होंने बताया कि एक पार्क में जहां तमाम बच्चों के साथ साथ मदर्स, पेरेंट्स जो गए हुए थे, उनकी भी मौत हो गई थी, किस तरीके से वहां पर हाहाकार मचा था। पाकिस्तान में बदलाव नजर आया क्या? लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में अब रणनीति में बदलाव होगा, अब समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, अपने घर वालों को जब कोई मारता है तो कैसा लगता है, लेकिन बदलाव नजर नहीं आ रहा अभी भी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब ये घटनाएं वहाँ पे हुई थी, आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में, तो और उनको जब ये खुद भी झेलना पड़ा इन चीज़ों को, और काफ़ी मासूम बच्चे स्कूल में, देखिए जिस तरह से हमला हुआ था, मारे गए उसमें, और तो लगा था कि शायद जो है पाकिस्तान को समझ में आएगा कि आप जो है कि आपका जो आंतरिक जो अंदरूनी जो आपका आतंकवाद जो पनप रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है उसकी एक डोर बंदी है। आप जो बाहरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवाद को, तो आप ये चीज़ों को इसको अगर काबू करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवाद, खासकर हिंदुस्तान में, उसको भी आप कम करेंगे, तभी देखिए तब स्थिति ये बनेगी कि भारत भी जो है आपके साथ एक डायलॉग करने आएगा। लेकिन शायद ये पाकिस्तान को नहीं समझ में आया, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आईएसआई जो वहां पे जो है, जिस तरह से आर्मी और आईएसआई जो है, ये देखिए, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक अपने को असर्ट करते हुए कोशिश करी थी कि, और उनके भाई जब सेना अध्यक्ष बने तो उन्होंने रायल शरीफ ने, तो उन्होंने कोशिश करी कहाँ पे, वहाँ पे जो कंट्रोल करने का। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे जो है आईएसआई और फिर आर्मी जो है नवाज शरीफ पे हावी हो चुके हैं, और अब उनकी नहीं चलती, आईएसआई की मेन चलती है। दूसरा ये बात मुझे लगता है, देखिए हिंदुस्तान का भी जो है ना, कभी कभी स्टैंड मुझे लगता है कि बहुत ढुलमुल सा नजर आता है, और कहीं पाकिस्तान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से देखिए अब आप जो है अभी जो पठानकोट में हुआ मसला, उसमें वहां की आईएसआई की टीम को आप विजिट करने दे रहे हैं एयरबेस का, और जब आपने यही बात उनसे कही तो पाकिस्तान उससे बात नहीं मानी आपकी। तो आपको की टीम को विजिट नहीं करने दिया गया। बिल्कुल। और दूसरी तो बात, आपको कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा, देखिए आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। इसी तरह जब कश्मीर में जब हुआ, तो ये भी पीयूष जी, जिस आईएसआई पे हम आरोप लगा रहे थे कि वही आईएसआई शामिल है पठानकोट में, उसी के मेंबर जीआईटी में बनकर आए थे, जिनको आपने अलाउ किया। ठीक है, ये सवाल दोस्ती करिए, आप दोस्ताना एक माहौल बनाइए, लेकिन ये गलतियां मत करिए कि इससे अब क्या है कि पाकिस्तान देखेगा कि आपको बहुत ही जो है संजीदगी से नहीं लेगा, बहुत ही ढीले तरीके से लेगा, और कहेगा कि भाई ये तो जो है कुछ भी कर लो, ये तो अपने रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं, और कोई मतलब नहीं है, कमजोरी मानेगा हमारी। डिग्निटी की बात, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात तो पाकिस्तान के निसार अली खान कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा डायलॉग के लिए पाकिस्तान हमेशा तैयार है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बनी रहनी चाहिए। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि किस डिग्निटी की बात करें, किस गरिमा में। देखिए, दोनों ही लोग मुझे लगता है पाकिस्तान भारत जिम्मेदार हैं, और ये मैंने से पहले भी आपसे कहा, तू मैं की लड़ाई है, इसमें आतंकवाद एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसमें बहुत पैसा आ रहा है, अमेरिका से बहुत बड़ी एड मिलती है, आतंकवाद न रहेगा तो ये सारा पैसा आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी निपटने वाला नहीं है, इसमें बहुत लोगों के स्टेक्स है इसमें। तो मुझे लगता है कि देखिए ये चलता रहेगा, और अगर जैसे कि आप देखिए, जैसे हिंदुस्तान में एक डायलॉग, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, नए सत्ता में आए थे, तो उन्होंने कोशिश करी कि रिश्ते सुधरे, और ये कोशिश नजर भी आई कि हाँ हो रही है। लेकिन फिर जब हुर्रियत वाले जो सचिव स्तर के, विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत का तय थी डेट, तो वहाँ हुर्रियत के नेता भी मिलने के लिए आ गए, वहाँ के जो विदेश सचिव से पाकिस्तान की, इसमें आपने जो है अपना हाथ खींच लिया भारत ने बात का। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कुछ चीजों को
ओवरलुक करके आप रिश्तों को बेहतर बनाएंगे, तभी समस्या का समाधान हो सकता पाएगा। है। ठीक है अनिल हरनाल, कहीं पाकिस्तान की जो बहुत मुश्किल और बहुत दुख की बात कहीं ये तो नहीं है कि जब से ये सरकार आई है तब से आप देखिए एक के बाद एक खूंखार आतंकवादियों का खात्मा और जिस तरीके से बुरहान वानी का मारा जाना, हालांकि वहां पे महबूबा मुफ्ती भी हैं, बावजूद इसके इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कहीं ये बहुत परेशानी का सबब या ये परेशानी की वजह जो आतंकवादी वहां तिलमिलाए हुए हैं, ग्रुप्स वहां बहुत परेशान हैं? मैं पहले यहाँ से शुरू करना चाहूँगा जी। कि ये बड़ी कॉमन नॉलेज है और सबको मालूम है कि आज पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का ही राज चलता है। बिल्कुल। नंबर 1। हाँ। राज इसलिए चलता है उनका क्योंकि कश्मीर की कंडीशन को लेके, अगर ये कश्मीर का मसला पूरा हल हो जाए तो फौज की कोई ताकत बचेगी नहीं टू जिसपे वो एग्जिस्ट कर पाए। इसीलिए उनकी फौज और आईएसआई हमेशा यही चाहेगी कि ये कश्मीर का मुद्दा हमेशा ही उलझा रहे, और इसको उलझाने के लिए क्योंकि आप मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकते, इसीलिए आतंकवाद को आपको जिंदा रखना ही रखना है। उसके लिए आपको पैसे जैसे कि बताया कि मिल रहे हैं, यूएसए से इधर उधर आ रहे हैं। एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता है कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और प्लस इंटरनेशनल रेपरकशंस काफी कुछ उसमें। दूसरा न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर तो खैर यूज करे या ना करे वो बात अलग है, लेकिन एक खतरा तो रहता ही है। बिल्कुल। और बुरहान वानी जैसे जो आतंकवादी, जब एक देश पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं है कि ये आतंकवाद है, वो कह रहे हैं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल है, तो फिर वो बुरहान वानी के मरने पे वो तो स्टेटमेंट अपनी देते रहेंगे, और हमारा काम ये है कि ऐसे आतंकवादी जो यहाँ पैदा होते रहे उनको खत्म करते रहे। और जैसा कि आपने कहा, क्योंकि ये सब काफी ज्यादा हो गया आजकल, काफी आतंकवादी मारे गए हैं वैली में, इसलिए हाँ जरूर पाकिस्तान बौखला गया है। अब उनको ये नहीं मालूम कि किसको ट्रेन करें, किसको भेजें और आगे क्या करें, क्या एक्शन लें। यहाँ पे एसके दत्ता, तो जो पाकिस्तान की बात हम लगातार कर रहे हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है, वाकई में क्या अस्तित्व की लड़ाई है? तो हर बार कहा जाता है फेलियर कंट्री है, पूरी तरह से कोई उसके पास अपनी ताकत नहीं है। चाहे हम सेना की बात करें, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी कि कश्मीर अगर पूरा मुद्दा हल हो गया, अगर भारत विरोधी वहाँ चीजें ना रही तो वहाँ किस चीज के लिए, आखिर किस चीज के लिए वो रहेंगे? शशि, पाकिस्तान के जहाँ एग्जिस्टेंस की जहाँ बात आती है, पाकिस्तान का सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन आज नहीं, लगभग 15 साल पहले हो चुका है। अब सिर्फ एक खोखला एक राजनीतिक ढांचा है और एक खोखला एक पॉलिटिकल एंटिटी है, वो भी जिस दिन अमेरिका ने हाथ हटा दिया या फिर चीन के साथ अगर इनका जो मधुर संबंध है वो उस पर थोड़ा सा अगर कटाक्ष अगर आ गया, तो वो जो एक राजनीतिक जो एक स्तंभ है पाकिस्तान, वो भी अपने आप में खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। सिर्फ वो वक्त का इंतजार करना है कि कब ये डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली पॉलिटिकली होता है पाकिस्तान। तो ये तो पाकिस्तान की जो हकीकत है सबको पता है, दुनिया को पता है और सब जानते हैं कि किस तरह से ये मतलब डिसइंटीग्रेट हो चुका है इंटरनली। जहां बात आती है आतंकवाद की या फिर जहां बात आती है कि आतंकवाद को कैसे कंट्रोल किया जाए, मैं समझता हूं कि कश्मीर का पूरा एरिया अगर आप गौर करेंगे, कश्मीर में लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर में, टोटल जम्मू कश्मीर में, उस पे से 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे आतंकवादी संगठन सक्रिय है और वो वैली में है। और ये जो अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो वो सुनी डोमिनेटेड एरियाज है, वो शिया डोमिनेटेड एरियाज नहीं है। और भारत का जो पूरा कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वो 6 डिस्ट्रिक्ट में ही है जहां पे ये प्रॉब्लम है। तो भारत को मैं समझता हूं कि कश्मीर के परिपक्ष में जो रणनीति है उस रणनीति पे और तब्दीली करने की आवश्यकता है और वहां पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। दूसरी बात यहाँ पे मैं मानता हूं जो अलगाववादियों के बारे में आप बात कर रहे थे, बहुत छोटे छोटे क्रिस्प आंसर्स, हम जो लगातार बात कर रहे हैं कि सेपरेटिस्ट के खिलाफ हमारी रणनीति में बदलाव क्यों नहीं आना चाहिए, बार बार क्यों लोगों को अवेयर नहीं करना चाहिए कि आप तो पत्थर लेकर निकल आते हैं, पैलेट गन खाते हैं या बुरी तरह से घायल होते हैं। आपने कभी पूछा है आपके उन नेताओं से कि उनके बच्चे कहां रहकर पढ़ रहे हैं, क्यों उन्हें सुरक्षित स्थानों पे बहुत पहले से ही भेज दिया गया है? ये इस तरह की कौन कौन सी चीजों में बहुत जरूरी है कि तुरंत अवेयरनेस हो, तुरंत स्ट्रेटेजी में परिवर्तन कर दिया जाए? शशि, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि सेपरेटिस्ट जो हैं उनके बारे में जो भारत का जो एक नरम रुख है उस पे बदलाव होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं पे फॉडर हैं या फिर कहीं ना कहीं पे रसायन है
जो आतंकवाद को पनपने देते हैं और जहर फैलाते हैं। और ये तमाम जितने सारे इन्फ्लुएंशियल सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट जो कश्मीर वैली में है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो इनकी इन्फ्लुएंस साउथ कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट पे है और नॉर्थ कश्मीर पे 3 डिस्ट्रिक्ट पे है और बाकी जगह पे इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसलिए वहां पे रणनीति पे तब्दीली होना बहुत आवश्यक है और उस कोर एरिया को चारों तरफ से घेर के उस पे कैसे आतंकवाद से लड़ा जाए, उसके लिए एक पहल की जरूरत है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी मैं मानता हूं कि कल को अगर पाकिस्तान अगर ऐसा कारगिल जैसा दुस्साहस दोबारा अगर करे तो इस बार हमें पीओके और नॉर्दर्न एरियाज को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हम एक बार दर्शकों को दिखा दें कि सार्क सम्मेलन के दौरान राजनाथ सिंह ने आखिर कौन कौन से सुझाव रखे, जरा ये भी देख लीजिए। सार्क के गृह मंत्रियों की इस बैठक में भारत की ओर से निम्न सुझाव रखे। पहला, आतंकवादियों पर विश्व समुदाय की सहमति से लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान किया जाए। अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल कदापि न की जाए। आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाले सभी स्टेट्स अथवा नॉन स्टेट्स एक्टर के विरुद्ध प्रभावी कदम आवश्यक है। आतंकवाद में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका एक्स्ट्राडिशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे कानून से न बच पाएं, क्योंकि कई लोग वांटेड हैं। डिप्टी चेयरमैन सर, सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उन देशों द्वारा रेटिफाई किया जाना आवश्यक है जिन्होंने अब तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। सार्क टेररिस्ट ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क और सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क को उन देशों की सहमति की आवश्यकता है जिन्होंने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। दक्षिण एशिया क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में आतंकवाद के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इस गंभीर खतरे से बेहद चिंतित है, ऐसा सर्वविदित है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि भारत ने तो इस मानवता विरोधी खतरे पर अपना स्पष्ट मैसेज तो दिया ही, साथ में लगभग सभी सदस्यों ने भी इस हैवानियत पर अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय सभापति, डिप्टी चेयरमैन सर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि भारत का यह मैसेज मानवता की खातिर और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए है। माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि प्रमुख रूप से आतंकवाद ही मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत बहुत तो सार्क सम्मेलन में जो तमाम बातें राजनाथ सिंह ने कही थी वही बातें संसद में बताई गई। अब सवाल ये है यहाँ पर हरनाल जी कि इससे ज्यादा पाकिस्तान में और क्या कहा जा सकता था? जो कहना था कह दिया है, अब एक्शन की जरूरत है। जो भी राजनाथ सिंह जी ने कहा, जो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, उसका फॉलो अप एक्शन लेना चाहिए हमारे को। जैसे कि उन्होंने कहा ड्रग से रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड जो बिल सार्क के सामने जो मुद्दे हैं उनको पास किया जाए, उसको कोशिश होनी चाहिए कि वो पास किए जाएं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि सब देश ये माने कि जो आतंकवाद फैला रहा है उसको पहचाने और उसको जड़ से बंद करे, ये बहुत जरूरी है। चाहे वो संगठन हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे देश हो, नॉन स्टेट हो या स्टेट एक्टर हो। बिल्कुल। पीयूष जी, सवाल अब ये कि जिस तरह की स्ट्रेटेजी भारत सरकार अपना रही है, अभी अगर हम इन 2 सालों की बात करें, पाकिस्तान ज्यादा तिल मिलाया हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप क्या कहेंगे कि ये जो प्लानिंग है क्या ये सही है, सही दिशा में है हम लोग? देखिए, नहीं, कुछ तो हमें देखिए कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि पाकिस्तान वही भाषा समझता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपको जो है कि एक दूसरा इसका पक्ष भी देखना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे कश्मीर में लोग क्यों उस राह पे चल रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं, आखिर कोई तो कारण होगा वहां पे। बेरोजगारी है वहां पे, जो है कि आपके साथ शोषण हो रहा है, तमाम चीजें हैं। देखिए जैसे जैसे सरकार क्या कर रही है, देखिए शशि जी, सरकार जिस तरह से क्या कर रही है, जैसे ISIS के जो है लोग जिस तरह से उस तरफ न चले जाएं कहीं, या जो लोग जा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ रही है, और ताकि वो चीज न होने पाए। यही अगर सरकार ने, चाहे वो UPA सरकार हो चाहे NDA सरकार हो, कश्मीर में किया होता और वो कारणों को जानने की कोशिश की होती कि आखिर क्यों युवा वर्ग जो है इन आतंकवादियों के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो मुझे लगता है शायद, और ये स्ट्रेटजी इनको देर सवेर अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि वरना ये वाक युद्ध और ये बात चलता रहेगा, एक दूसरे को आप ब्लेम चलता रहेगा। और दूसरा जो है, सार्क में जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है, अच्छा मौका है 4 महीने बाद जो है
प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं फिर से जी। सार्क की मीटिंग में, तो निश्चित रूप से ये एक मौका है कि इस बीच जो है जितने सार्क कंट्रीज हैं, जी। अगर पाकिस्तान न भी तैयार हो लेकिन बाकी तैयार हैं, तो ये लोग जाके उन मुद्दों पे एक बातचीत करके एक ड्राफ्ट बना के, जब मोदी जी वहां जाते हैं, जब और सार्क अध्यक्ष मिलते हैं वहां पे जाके, तो नवंबर में, तो ये है इस बात को, ये कोशिश होनी चाहिए कि ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। हाँ, मेरे पास समय की कमी है। मिस्टर दत्ता, आपका आखिरी कमेंट। जहां राजनाथ जी ने तमाम जितने सारे रेजोल्यूशंस और बिल्स की जो बात उन्होंने किया है संसद में और जी। रखा है कि सार्क के देशों को रेटिफाई करना चाहिए और रेटिफिकेशन होनी चाहिए, जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तमाम जितने सारे देश है सार्क के, सब ने रेटिफाई कर दिया है और उसकी रेटिफिकेशन हो चुकी है। केवल एकमात्र मुल्क है जिसने रेटिफाई नहीं किया है अभी तक इन तमाम रेजोल्यूशंस को, और वो है पाकिस्तान। खुद पाकिस्तान। तो इसलिए इसी से समझ में आता है कि पाकिस्तान का मानसिकता क्या है, और इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये खट्टा मीठा वाला संबंध के बारे में गंभीरतापूर्ण सोचने की आवश्यकता है। पाकिस्तान केवल एक कांटे का ही भाषा समझता है और तीखा भाषा समझता है। पाकिस्तान के साथ उसी भाषा में और उस कांटे के साथ जवाब देना चाहिए। और कम से कम जिस तरह के एक्शंस और जिस वजह से पाकिस्तान परेशान है, उनको जारी रखना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी बेशक उनके लिए शहीद हों, हमारे लिए आतंकवादी हैं, और उन्हें बहुत जरूरी है कि जितना जल्द हो सके खत्म कर दिया जाए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।